स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जेक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 13। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रीम इज कॉल्ड एज। दोस्तों ग्राउंड में जो कुआं एक्सकेवेशन किया जाता है या खुदाई की जाती है, अगर वो किसी इम्परवियस सिस्टम को पास नहीं करे तो उस कुएं को अपन क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे कुएं को कहते हैं अपन शैलो वेल। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखिए दोस्तों, ये अपना है ग्राउंड सरफेस और ये एक इम्परवियस स्ट्रेटम है। अगर जो अपन पानी कुआं खोद के निकालते हैं, अगर ये इम्परवियस स्ट्रेटम के ऊपर का जो स्ट्रेटम है उसमें से निकालते हैं तो अपना ये जो वेल कहलाता है, ये कहलाता है शैलो वेल। ये जो इम्परवियस स्ट्रेटम है इसको मोटा लेयर भी कहते हैं। अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो पानी निकाला जाता है उस वेल को अपन कहते हैं डीप वेल। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि डीप वेल ज़्यादा शैलो वेल से डीप होगा, ऐसा नहीं है। डीप वेल वो होता है जो प्रथम इम्परवियस लेयर होती है जिसको मोटा लेयर कहते हैं, उसको ब्रेक करने के बाद जो अपन पानी निकालते हैं। इस फिगर में देखिए आप कि शैलो वेल डीप वेल से ज़्यादा गहरा है, लेकिन इसको अपन डीप वेल नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड का जो ऊपर का स्ट्रेटम होता है वहाँ से पानी ही इसमें ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर नहीं होती। जबकि डीप वेल में जो पहली लेयर तोड़ के जो किया जाता है फिर जो पानी निकाला जाता है, देखिए यहाँ से आएगा, ये पानी की क्वालिटी भी क्या होती है, बेटर क्वालिटी होती है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा शैलो वेल यानी डी ऑप्शन। Next question, the amount of standard soap solution required to obtain a permanent leather with a water sample of known volume with constant shaking determines the total hardness is। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें साबुन का एक स्टैंडर्ड अपन क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, जिसको पानी में धीरे धीरे एक निश्चित यानी उसको सेक किया जाता नहीं, घोला जाता उसको। तो एक जो उसमें लेदर की यानी झाग की मात्रा बनती है, तो उस प्रोसेस से अपन उसकी हार्डनेस निकालते हैं यानी पानी की कठोरता निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डॉक्टर क्लार्क प्रोसेस। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक used for design discharge of 1.5 meter cube per second? Design overflow rate for tank as 40 meter cube per meter square per day। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक सेटलिंग टैंक है जिसमें डिस्चार्ज है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और उसकी ओवरफ्लो रेट है 40 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे। तो उसका आप सरफेस एरिया बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों सरफेस एरिया होता है डिस्चार्ज अपॉन ओवरफ्लो रेट। डिस्चार्ज अपन को 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है, जबकि ओवरफ्लो दी गई है 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे और डिस्चार्ज सेकंड में है तो अपन उसको डे में चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड को अपने पहले 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसको घंटे में चेंज कर लिया, 24 से मल्टीप्लाई किया तो डे। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें 3240 मीटर स्क्वायर। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान परसेंटाइल स्पीड इज कंसिडर्ड एज सेफ स्पीड लिमिट। दोस्तों इनमें से कौन सी परसेंटाइल स्पीड है जिसको सेफ स्पीड लिमिट में काउंट किया जाता है?
तो दोस्तों अपनी जो 85 परसेंटाइल स्पीड होती है उसको सेफ स्पीड में लिया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेन, v इज इक्वल टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, s इज इक्वल टू स्पेस हेडवे इन मीटर, देन बेसिक कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेन इज गिवन बाय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जो आपकी कैपेसिटी होती है सिंगल लेन की, उसका फॉर्मूला होता है 1000 v/s। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, वैल्यूज़ देके कैपेसिटी पूछी जा सकती है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अपना करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while compacting the concrete by a mechanical vibrator the slump should not exceed। दोस्तों कंक्रीट को जब मैकेनिकल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट किया जाता है तो जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर या 50 mm से। तो अपना करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। As one moves from head of the canal to the field, the duty of the water। दोस्तों अगर अपन कैनाल के हेड से खेत की यानी फील्ड दिया गया है खेत की तरफ जाते हैं तो ड्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ड्यूटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए दोस्तों, सपोज करो यहाँ पे कोई रिवर है और इस पर डाइवर्जन एडवर्क करके कैनाल निकाली गई है। दोस्तों सपोज करो अपनी मेन कैनाल है, मेन कैनाल से अपन ने क्या किया, ब्रांच कैनाल निकाल दिया। ब्रांच कैनाल से अपन ने क्या निकाला, कोई माइनर कैनाल निकाल दी। और माइनर कैनाल से सपोज करो ये कोई अपना फील्ड है। दोस्तों ड्यूटी वो होती है कि अपने को एक क्यूमेक डिस्चार्ज में कितना नंबर ऑफ हेक्टेरिया अपन इरीगेट कर सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ से अपने को जो डिस्चार्ज आ रहा है वो 50 क्यूमेक है और अपना जो फील्ड है वो है 100 हेक्टेयर है। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी कोई रिवर है और इससे अपन ने क्या किया, डाइवर्जन एडवर्क करके कैनाल निकाली जिसको अपन क्या बोल दिए, मेन कैनाल। मेन कैनाल से अपने ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से माइनर कैनाल और माइनर कैनाल से अपना ये कोई फील्ड है। सपोज करो कि मेन कैनाल में डिस्चार्ज आ रहा है 50 क्यूमेक और अपना जो फील्ड है वो है 100 हेक्टेयर है। अगर अपन यहाँ से हेड से काउंट करें तो यहाँ पे अब इसकी ड्यूटी निकालें तो अपना 100 से 50 को डिवाइड करेंगे तो अपना इरीगेट एरिया होगा 2 हेक्टेयर। अगर अब ये माने कि यहाँ पे जो ब्रांच कैनाल है उसमें डिस्चार्ज आ रहा है आपका 25, तो अब इसके हिसाब से देखेंगे तो अपनी ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगी यानी आ जाएगी 4 हेक्टेयर। अब सपोज करें कि अपने यहाँ से जो माइनर में जा रहा है उसमें जा रहा है 10 क्यूमेक वाटर जा रहा है, तो यहाँ पे अपना जो ड्यूटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 आ जाएगी हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो जब अपन कैनाल के हेड से फील्ड की तरफ जाएंगे तो अपनी ड्यूटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the velocity of flow through a channel if the mean dia of the soil particle is 0.5 mm and discharge is 60 क्यूमेक। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो कैनाल है उसमें चैनल है, उसमें आप उसकी वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। अगर उसमें जो सोयल पार्टिकल आ रहा है उसका जो मीन डाया है 0.5 mm है और डिस्चार्ज है 60 क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लेसी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है QF² अपॉन 140 ब्रैकेट में पावर 1/6।
यहाँ पे एफ है वो सिल्ट फैक्टर है, जो किस पे डिपेंड करता है, जो चैनल में सिल्ट आ रही है उसके मेन डायमीटर पे। तो यहाँ पे मेन डायमीटर अपने को उसमें 0.5 गिवन है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है सिल्ट फैक्टर का 1.76 रूट MD। यहाँ पे अपन 0.5 रखेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.244। यहाँ वैल्यू अपन फॉर्मूले में रखते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.933 मीटर क्यूब, 0.93 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। दोस्तों नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन सी वैल्यू आपके पैसिव अर्थ प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों KP इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगर यहाँ पे पैसिव की जगह एक्टिव अर्थ प्रेशर गिवन होता तो अपना करेक्ट आंसर होता सी, यानी KA की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। अगर यहाँ पे K0 यानी एट रेस्ट कंडीशन पे पूछा जाता तो उसकी वैल्यू होती μ/1 माइनस म्यू। तो अपना जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन सी लेवल अडोप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। दोस्तों सर्वे करने के लिए हमेशा जो लेवल लिया जाता है तो मीन सी लेवल से लिया जाता है। अपने भारत में मीन सी लेवल जो लिया जाता है दोस्तों वो लिया जाता है मुंबई से। अपना करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों आज़ादी से पहले मीन सी लेवल कराची से लिया जाता है। अगर किसी को कंफ्यूज है तो कराची आप ऑप्शन में मत कीजिएगा, वो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। अब अपन अपना मीन सी लेवल लेते हैं मुंबई से, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों मीन सी लेवल हर 19 वर्ष के बाद लिया जाता है और ये आवरली जो ज्वार आता है, ज्वार या बाटा समुद्र में, उस पर डिपेंड करता है। ये कई बार पूछ लिया जाए कि मीन सी लेवल कितने साल में लिया जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा 19 ईयर। और अपना मीन सी लेवल कहाँ से लिया जाता है, मुंबई से। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने पूछा था ए स्मॉल ग्रेन्ड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश दैट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर आर नोन एज। दोस्तों कई दोस्तों ने कमेंट किया कि इसका आंसर क्या होगा ए, जबकि वो आंसर क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। आपकी लोइस सॉइल होती है वो भी विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, लेकिन दोस्तों वो क्या होती है कि लूज डिपॉजिट होती है और सिल्ट होती है। यानी विंड के द्वारा लूज डिपॉजिट अगर सिल्ट कहलाती है तो आपका करेक्ट आंसर लोइस आता। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि स्लाइटली सीमेंटेड और वोल्केनिक एश, यानी कि वोल्केनिक राख है और उसमें थोड़ी सी क्या है, स्लाइटली सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है और वो वाटर या पानी दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं टफ। यानी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसको OMC भी बोलते हैं वो कैसे प्राप्त किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ए है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, बी है ट्राइक्सियल टेस्ट, सी है कंसोलिडेशन टेस्ट और डी है हाइड्रोमीटर टेस्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।